स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हमारे साथ है इंजीनियर नरेंद्र पटेल सर, जो पिछले 25-30 सालों का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस के साथ इस फील्ड में बहुत अच्छा, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। पहले वो रोड कंस्ट्रक्शन उस प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया, बाद में खुद गवर्नमेंट जॉब भी किया, लेकिन उनका मन फिर कह रहा था कि कुछ अपनी खुद की कंसल्टेंसी शुरू करते, अपना कुछ काम शुरू करते। इसलिए उन्होंने खुद कंस्ट्रक्शन का काम, इंजीनियरिंग का काम शुरू किया, कॉन्ट्रैक्टिंग का काम शुरू किया, और उस फील्ड में भी वो बहुत अच्छे सक्सेसफुल रहे। तो पिछले 25-30 साल की ये जो जर्नी है, ये एक्सपीरियंस की जर्नी है, इन सब के बारे में बिल्ड आइकॉन के ऊपर हम लोग प्लेटफॉर्म में बात करेंगे। सर, आपका फिर से एक बार स्वागत है। सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा, मतलब आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ, आपका कॉलेज कहाँ हुआ जहाँ से आपने इंजीनियरिंग किया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि जहाँ आपको लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा, क्या बताएंगे? मेरा 10th तक का एजुकेशन शिरपुर में हुआ। उसके बाद डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धुले से किया। ओके। फिर उसके बाद बीई सिविल भी धुले से किया। 1996 में पास आउट हुआ। उसके बाद अशोका बिल्डकॉन नासिक के साथ में कुछ 4.5-5 साल वर्किंग किया, बराबर। एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सीनियर इंजीनियर, एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। फिर आईएसओ कोऑर्डिनेटर भी मैं था। अच्छा। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर तक मैं वहाँ पे पहुँचा। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने कुछ 3 साल काम किया एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फॉर नंदुरबार एंड धुले डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद प्राइवेट कंसल्टेंसी मैंने शुरुआत की 2002 में, बराबर 2002-3 में। जब से कुछ रेसिडेंशियल बंगलोज, रो हाउस, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक सीबीएसई स्कूल, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, बराबर, ये सब जर्नी अभी तक रहा है। लेकिन 29 ईयर्स अभी मेरे को हुए इसमें। यस, ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स ही किए। बराबर, लेकिन आपने वो इंस्पिरेशन वाला पॉइंट नहीं बताया। इंस्पिरेशन ऐसा था, बाय बर्थ था लगभग। ओके। 82-83 में हमारा खुद का मकान बनना चालू हुआ। ओके। सुभाष कॉलोनी शिरपुर। ओके। तब मैं 8-9 पे था लगभग। वो जब मकान बनता था पूरे दिन मैं वहाँ अटेंड करता था, पूरा मतलब देखते रहता था। ओके। कड़िया किस तरीके से बांधकाम कर रहा है, सिंकिंग वाले क्या कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी चीज मैं स्कूल से आने के बाद वो मकान कैसा बन रहा है बिगिनिंग से लेके पूरा ऑब्जर्व करता था। तो खुद का मकान बनने का जो मैंने अटेंड किया देखना, तो जब से और ज़्यादा मेरे को इच्छा हो गई कि सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा। और वो मकान मेरा बना 83 में कंप्लीट हो गया, हम वहाँ पे रहने चले गए। फिर उसके बाद जैसे मैंने डिप्लोमा सिविल में जाने का तय किया, तब बेसिक 3 ही ट्रेंड्स हुआ करते थे, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बराबर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा डिमांड तब थी, इलेक्ट्रिकल में भी था। सिविल का तब थोड़ा सा बैड फेज चालू था। अच्छा। मतलब जिसको ज़्यादा परसेंटेज है वो सिविल में तो जाते ही नहीं थे, टॉप प्रायोरिटी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल। मेरा परसेंटेज बहुत अच्छे होने के बावजूद मैं सिविल में गया। क्या बात है। बहुत सारे दोस्त मुझे बार बार कहते थे, यार तो अभी भी ब्रांच चेंज करा ले। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद ब्रांच चेंज का ऑप्शन रहता है। तब भी मुझे बहुत लोगों ने बोला, अच्छा, यार तू मैकेनिकल कर ले। और मैंने सिविल में बहुत इंटरेस्ट था तो सिविल में कंटिन्यू किया। और जैसा मेरा डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट हुआ, 2-4 साल जॉब हुआ प्राइवेट सेक्टर में, तो तब जाके सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया। क्योंकि बीच में डिमांड सप्लाई रेशो बहुत ज़्यादा सफ़र हो गया था। बराबर। सिविल इंजीनियर्स थोड़े कम मिल रहे थे। बराबर। और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चालू हो गया था। इतने सालों में तो फिर मेरे को उसका बेनिफिट भी हुआ। मतलब अच्छा, जो मैंने सिविल किया ना, तो बाद में बहुत अच्छे दिन सिविल को आए। और कुल मिला के आज तक अच्छे प्रोजेक्ट से अच्छे काम चल रहे हैं। अभी आपने जब इंडिविजुअल अपनी पहला प्रोजेक्ट किया रहेगा, हाँ, उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ याद है? कैसा हुआ था पहला प्रोजेक्ट, कौन सा था जो इंडिविजुअल आपने किया, एज ए कंसल्टेंट किया वो प्रोजेक्ट? एज ए इंडिविजुअल मैंने एक छोटा सा मकान लिया था। ओके। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो मैंने लिया था, क्योंकि उनका कोई करने वाला था नहीं। ओके। बुजुर्ग महिला थी। ओके। फिर वो बहुत अच्छी तरह से हमने वो कंप्लीट किया। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट सुपरविजन में लिए। अरे वाह। फिर रेपुटेशन बढ़ते गया तो फिर बड़े प्रोजेक्ट्स भी आना चालू शुरू हो गए। बराबर।
दूसरा सवाल आता है, इतने सारे सालों में आपने एक फैक्टर कॉमन देखा रहेगा, वो है लेबर का, और उसमें भी अनस्किल्ड लेबर का। हाँ, तो अनस्किल्ड लेबर से काम करवाना कभी कभी खतरनाक या जानलेवा भी साबित हो सकता है बिल्कुल। अगर कोई गलती हुई तो। हाँ, तो आप इस चीज को कैसे देखते हो, या अपने साइड पे कैसे ध्यान आप रखते हो अनस्किल्ड लेबर के साथ काम करना? सबसे मेजर इशू जो है ना, हम जो बोलते हैं कि अनस्किल्ड लेबर का प्रॉब्लम, मतलब वहाँ पे भी डिमांड सप्लाई रेशो का है। जितने क्वांटिटी में नए काम चल रहे हैं उतना लेबर फोर्स अवेलेबल नहीं हो पाता। बराबर। सेकंड थिंग, स्किल लेबर अवेलेबल नहीं होते। हम्म। और जो एरिया से हम बिलोंग करते हैं, जनरली ये जो धुले नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, बराबर बराबर। तो उतना पोटेंशियल नहीं है कि स्किल लेबर हम हायर कर सके। अभी आज भी मैंने, अभी तक पिछले 8-10 सालों में मैंने जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स किए, बराबर। तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी गुजराती कॉम्प्लेक्स का जब काम चल रहा था शिवपुर में, वहाँ पे हमारे पास बंगाल से लेबर थे, केरला से थे, यूपी से थे और बिहार से थे। अरे पर उनका जो कॉस्ट है ना, वो एफोर्ड करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बराबर। अल्टीमेट स्किल लेबर MM टू MM आपको क्वालिटी वर्क देंगे। देते हैं। और एक फॉर एग्जांपल देखेंगे, 2002-03 में जब 450 रुपीज स्क्वायर फीट से एक बंगलो बन जाता था, 400 रुपीज स्क्वायर फीट से रेसिडेंशियल, हाँ। वो टाइम पे 250 रुपीज स्क्वायर फीट से हमने सिर्फ लेबर हायर किए थे। पूरा कॉस्ट पकड़ेंगे तो वो हमारा करीब 800 रुपीज स्क्वायर फीट चला गया था, मतलब ऑलमोस्ट डबल। बराबर। तो स्किल लेबर मिलते नहीं है, ये बात बराबर नहीं है, मिलते हैं। एफोर्ड करने के कैपेसिटी चाहिए, और वो जो कैडर है, जैसे किसी को बंगला बनाना है, बराबर, या कोई जो मिड साइज वर्क है, 2 रूम 3 रूम बंगलो, रो हाउस है, तो उसमें वो लेबर कॉस्ट एफोर्ड करना थोड़ा कठिन हो जाता है। मार्केट को भी बीट करना है। बराबर। तो अब मिलते तो है, अभी भी ऑल ओवर इंडिया इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशन से वो इंडिया अवेलेबल कर ही लेते हैं। थोड़ा सा कॉस्ट फैक्टर है। अगर सोचूं कि मेरा बंगलो वेल प्लान और अल्टीमेट क्वालिटी बनाना है, तो मेरे को उतना लेबर कॉस्ट पे, कॉस्ट कटिंग पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बराबर बराबर। तो हो जाता है सब। अभी आपने बात करी कॉस्ट की, हाँ, आपने बात करी अफोर्ड करने की। अल्टीमेटली वो सफर होता है जो कस्टमर या क्लाइंट जो इसका पेमेंट करने वाला रहता है। आपने रेसिडेंशियल में इतना अच्छा काम आप इतने सालों से कर रहे हैं, तो बहुत बार आपने सुना रहेगा कि वो क्लाइंट ही आपको पहले बजट बताता है कि मुझे 15 लाख में घर बनाना है, मुझे 18 लाख में घर बनाना है, और आपको एज एन इंजीनियर एक अच्छा घर बनाना रहता है, क्वालिटी वाला काम करना रहता है। तो ये क्वालिटी और बजट, ये दोनों आप कैसे उसमें कॉम्बिनेशन करते हो इस वक्त ऐसे टाइम पे? समझता हूँ हमारे जितने भी कलीग हैं, कंसल्टेंसी करने वाले इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, सबके सामने सबसे बड़ा टफ सिचुएशन होगा तो वो यही है कि क्वालिटी भी करना है और क्लाइंट का बजट भी संभाल के चलना। बराबर। तो वो हम मैनेज करते हैं। अच्छा। हाँ, वो सबसे बड़ा स्किल वही है होता है। हाँ, दूसरा कि जिसका जो भी बजट है, वो बजट में बेस्ट पॉसिबल जो हम दे सकते हैं ना, उसके लिए हम नए नए आइडियाज लगा के, जहाँ पे कुछ बचाया भी जा सकता है कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में, वैसे आप बचाया इन द सेंस, जैसे पहले हम ट्रेडिशनल ब्रिक यूज करते थे, बराबर, अभी उससे हॉलो ब्लॉक काफी बेनिफिशियल है, बराबर, खर्चा भी कम है, बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। आजकल कुछ लोग अभी भी वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो ऐसे नए कुछ इन्वेंशन वाले प्रोडक्ट्स यूज करके कॉस्ट में भी थोड़ा सेविंग होता है और क्वालिटी भी अच्छा ही बनता अच्छी से होती है। दूसरा, आपने ये फील्ड इतने सालों से देख रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं कि कोई अगर किसी को अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करना है, तो कौन से 4-5 चीजें आप बताएंगे कि ये अगर आपने ध्यान रखा काम करते वक्त, तो एक अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो पाएगा? अगर फाइनेंशियली आप साउंड है तो कोई भी कंसल्टेंट वो फुल टाइम बंगलों का कंस्ट्रक्शन या जो भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है कंटिन्यू अटेंड नहीं कर सकता। बराबर। एज फार एज पॉसिबल, अगर मिड साइज वर्क है, कोई अच्छा बंगलो है, तो साइट पे एक ट्रेन इंजीनियर होना बहुत ज़रूरी है, साइट इंजीनियर। बराबर बराबर। अगर साइट इंजीनियर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो एटलीस्ट स्किल्ड सुपरवाइजर वहाँ रखा जा सकता है, बराबर, जो ईच एंड एवरी चीज पूरा दिन मॉनिटर करता रहे, वाटर सीमेंट रेशो बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है। कभी कभार क्या होता है कि इंजीनियर विजिट को आने वाला उस दिन बहुत हाई अलर्ट रहता है, सब काम बराबर करते हैं, अनस्किल्ड लेबर भी। जैसे इंजीनियर या कोई सुपरवाइजिंग अथॉरिटी वहाँ से निकलते,
फिर वो वापस से कुछ उनका स्पीड अप करना वगैरह चालू कर देते हैं। तो ओनर के तरफ से या कंसल्टेंट की तरफ से एक प्रॉपर कोई ट्रेन साइट सुपरवाइजर भी अगर रहता है ईच एंड एवरी डे फुल टाइम, तो उससे क्वालिटी में बहुत अच्छा फर्क सुधार हो हो सकता सकता है। और सेकंड थिंग, जो वेस्ट ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें से भी बचा जा सकता है अगर कोई एक बराबर है, स्किल वो सबसे इम्पोर्टेंट हाँ। पार्ट है। बराबर। दूसरे, आपने इतने सालों में जैसे इस फील्ड देखा है, वैसे आपने ये शिरपुर एरिया देखा है, आपने धुले डिस्ट्रिक्ट देखा है, तो अगर मैं बात करूँ कि आने वाले 10-15 साल में डेवलपमेंट का विजन, एक अपने आप का खुद का एज एन इंजीनियर आप कह सकते हैं, तो उसमें आप कौन सी चीज़ें देखते हो कि इस चीज़ों पे काम होना चाहिए तो एक अच्छा डेवलपमेंट धुले के लिए वो फायदेमंद रहेगा? टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना पड़ेगा ओके। हर किसी को। अभी सब रोबोटिक टेक्नोलॉजी से भी मकान बनने लग गए। बराबर। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में अभी आजकल माइवन कंस्ट्रक्शन जो नया निकला नया है, टेक्नोलॉजी हाँ, आया, तो बराबर। वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है। हो। साउथ की कुछ कंपनीज है वो विद इन 1 वीक हाउस पूरा प्लान करके बना के इंस्टॉल भी कर देती है। अच्छा। कुछ सालों में वो भी उनका जैसा नेटवर्क बढ़ेगा तो उनका भी हमारे एरिया में जब चालू हो जाएगा कंस्ट्रक्शन करना, बराबर। तो ये इन सब चीज़ों से बीट करने के लिए हमको रेडी रहना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का अपडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बराबर। और वर्ल्ड लेवल पे भी जितना अपडेशन है, अभी ये ठीक है, अब मेट्रो सिटीज़ में अभी नहीं है, पर जो भी अभी विद इन इंडिया जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसा माइवन कंस्ट्रक्शन वगैरह, बराबर। बराबर। तो उसके लिए तो हमको अभी रेडी रहना ही है। बराबर। दूसरा, लेकिन ये करते वक्त गवर्नमेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकता है इस सबको पूरा करने के लिए? गवर्नमेंट्स में अभी जैसा 2024 में जितने भी बड़े कंपनीज है, L&T है, कंस्ट्रक्शन फील्ड के बहुत सारे, तो उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने एक कॉमन डिमांड रखी थी, जितने भी इंडस्ट्रीज है रेदर देन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आल्सो, बराबर। इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, सभी इंडस्ट्रीज के सामने स्किल लेबर का बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है। बराबर। तो अभी लास्ट ईयर में मोदी गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोग्राम रन किया है। बराबर। जितने भी बड़े कंपनीज है, L&T, अशोका, तो सबको उन्होंने कुछ टारगेट देके रखे कि आपको हर साल मिनिमम इतना लेबर को इंटर्नशिप देके ट्रेन कराना ही है। तो उससे बहुत बड़ा इफेक्ट 2-3 साल में मिलना चालू हो जाएगा और हर कंपनी को भी उसका बेनिफिट है। जो कंपनी इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज देगी बराबर स्टाफ को या नए स्टूडेंट्स को, बराबर, तो वो भी अपडेट हो जाएगी, टेक्निकली साउंड हो जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। अभी 2024 से शुरुआत तो हो गई है, बराबर, 26-27 तक उसका बहुत अच्छा रिटर्न अपने को देखने को मिल जाएगा। बराबर। पिछले 25-30 साल से काम करने के बाद आपने जो सीनियरिटी हासिल की है, आपने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है, तो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो नए बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड में खुद अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको आप एक सीनियर के तौर पे क्या सलाह देंगे? क्या एक सक्सेस फार्मूला बताएंगे कि इस फील्ड में आने से पहले इस चीज़ें चाहिए जो आपको बहुत फायदेमंद रहेगी? स्पेशली 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। यस। एक तो इथिकल प्रैक्टिस रहना चाहिए सबसे और इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग, क्वालिटी का कोई शॉर्टकट नहीं है। बराबर, क्या बात है। आपने को अगर अच्छा काम करना है तो ही आप सस्टेन कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, तभी रेपुटेशन क्रिएट होगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो होएगा। बराबर। कहीं पे भी अगर आप थोड़ा लेट गो करेंगे या कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, शॉर्टकट काम करेंगे। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के एक बहुत बड़े गुरुजी है, प्रमुख स्वामी महाराज और मान स्वामी महाराज, वो हमेशा कहते हैं, सेवरल टाइम्स वो रिपीटेडली हर प्रवचन में कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो, जिस भी सेक्टर में हो, मान लो आप सर्विस कर रहे हो, सैलरीड पर्सन हो किसी के बाद, तो जितना सैलरी आप लेते हो ना, उसका 10% आपने ज्यादा देना चाहिए। अच्छा। प्राइवेट प्रैक्टिशनर को भी वो कहते हैं कि जितना आप फी चार्ज करते हो, तो मिनिमम आपका फी का आपने 10% उसको एक्स्ट्रा देना चाहिए। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल उन्होंने बना दिया है, मतलब जितने भी हम फॉलो, बराबर। तो बचपन से हम भी वो फॉलो कर रहे हैं। तो जिस दिन आपको ऐसा अंदर से चालू हो जाएगा कि मेरे को यार कुछ तो सामने वाले ने 1 लाख फी पेड किया है, तो उसको मैं ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता हूँ, और मोर देन 1 लाख का मैंने उसको रिटर्न देना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है।
सामने वाले को ज्यादा पता रहता नहीं है, एज ए कंसल्टेंट वो अपने पे फेथ करता है। बराबर 10 चीजों पे अगर हमने शॉर्टकट कर भरोसा दिए, रखते हैं, हाँ 4 विजिट कम किए साइट पे, तो वो उसको तो पता भी नहीं है कि सर ने 4 विजिट स्किप कर दिए बीच बीच में। बराबर बराबर तो ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करनी चाहिए। बराबर। दूसरा है, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट करने के बाद अगर एक आध आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपको मैं पूछना चाहूँ कि जो प्रोजेक्ट करते वक्त आपको खुद को एक खुशी हुई, एक अलग से सेटिस्फेक्शन मिला कि ये करते वक्त कि चलो ये काम मेरे हाथों से हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, तो वैसा कोई प्रोजेक्ट याद है आपको? वैसे 3-4 प्रोजेक्ट्स मैंने किए यस हैं प्लीज बताइए। इंडिपेंडेंटली। यस। उसमें सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जो मैं मानता हूँ, यहाँ पे एक किसान विद्या प्रसारक एजुकेशन संस्था है। ओके। बेसिकली पूरे ट्राइबल एरिया में एजुकेशन का वो काम कर प्रचार और प्रसार के लिए काम करी है फ्रॉम क्या बात लास्ट है, 100 ईयर्स, क्या बात मोर देन 100 ईयर्स। तो उनके लिए मैंने एक सीबीएसई स्कूल का एक वर्किंग डिजाइन ओके किया था। ओके स्कूल का नाम है केवीटीआर सीबीएसई, ओके। कर्मवीर वेंकटराव तानाजी रणधीर सीबीएसई स्कूल। सीबीएसई स्कूल। वो पूरा सीबीएसई स्कूल मैंने प्लानिंग किया, डिजाइन किया हुआ है, वाह। स्ट्रक्चरल डिजाइन वगैरह, हम्म। लैंडस्केपिंग वगैरह भी मैंने ही किया है। क्या तो बात है। पूरा प्रोजेक्ट बनाते वक्त मुझे बहुत खुशी हुई। हम्म। उस पे हमने तो प्रोजेक्ट मैंने 2016 में कंप्लीट किया था। तब उस पे कैविटी वॉल्स का आपने बहुत ही इस्तेमाल किया हुआ है। जितने भी आउटर वॉल्स है वो हमने हॉलो ब्लॉक में बनाई है। फिर कैविटी देके अंदर के वॉल्स ट्रेडिशनल ब्रिक वॉल में बनाई है, अरे वाह। रेड ब्रिक्स में। उसका इतना अच्छा इफेक्ट है कि ऐसा फैन भी अगर चलता है गर्मी के दिनों में, हाँ हाँ। तो कम स्पीड पे एसी चल रहा है ऐसा फीलिंग आता क्या बात है। है इन हॉट समर। वाह वाह वाह। तो एक थर्मल का उसका बहुत अच्छा ये है। हम्म। प्लानिंग बिल्कुल लेविश प्लानिंग है, वेरी गुड। बहुत अच्छा उसका किंग साइज का स्कूल बना हुआ है। वाह। प्ले एरिया में लगभग 4.5 एकड़ का लॉन वगैरह हमने डेवलप किया हुआ है, अरे वाह। जहाँ पे अभी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स और फिजिकल एक्टिविटीज हो स्पोर्ट्स रहे चलते हैं हैं। अभी। बास्केटबॉल का स्टेडियम भी वहाँ पर है, तो ऐसा क्रिकेट का है। सब उस प्रोजेक्ट में तो इंक्लूड है। बहुत अच्छी तरह से वो क्या प्रोजेक्ट बात है। डिजाइन किया गया है। और और जो उसके ओनर है तुषार विश्वास राव रंधे, तो वो भी बहुत प्रैक्टिकल नेचर के, तो उन्होंने भी जितने भी हमने सजेशंस दिए सभी एक्सेप्ट किए और बहुत अच्छी तरह से वो स्कूल बना हुआ है। क्या बात है। ये हो गया एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट। और दूसरा एक प्रोजेक्ट ऐसा पूछना चाहता हूँ कि जो करते वक्त आपको कठिनाई आई, हाँ, अड़चन आई, प्रॉब्लम्स आए, मुश्किलें आई, हाँ। और उस मुश्किल के ऊपर आपने कैसे सॉल्यूशन निकाला और फिर वो प्रोजेक्ट स्मूथली आगे गया, वैसा कोई एग्जांपल या वैसी कोई याद अगर आप बता सकेंगे? ये भी सामने जो गुजराती कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, बराबर 2001 से लेके 2003 तक वो बना 2.5-3 साल काम चला था। बराबर। लोकेशन आपने देखा हाँ होगा शायद, देखा है, पता कॉर्नर है। लोकेशन है, बराबर हार्ट ऑफ बराबर। सिटी में है। हम्म। और वो पूरा लो लाइंग एरिया था। हम्म। एडजेसेंट रोड लेवल से मोटा मोटी 15 फीट डाउन लो लाइंग एरिया था। अच्छा। तो बहुत कंजेस्टेड एरिया में वो G+4 का साइट हमने कंप्लीट किया है। तो उसमें शुरुआत में मतलब हम मोटा मोटी हम 16 घंटे डेली काम करते थे। बाप रे। मैक्सिमम वर्क हम रात को 8 बजे के बाद शुरू होता था, ओके। जब ट्रैफिक कम हो जाता था। तो वहाँ पे बहुत सारे पोकलैंस जेसीबी टिपर्स रखे थे, एक्सकेवेशन वगैरह का रात में करते थे। रात में करना। पूरा डे नाइट करके हमने ग्राउंड बेसमेंट फ्लोर कंप्लीट किया, सेमी बेसमेंट। बराबर। बारिश चालू हो गई उससे पहले हमने सैंड का बहुत ज़्यादा स्टॉक करना था। ओ तो बेसमेंट हमने इसलिए प्रायोरिटी पे कंप्लीट किया कि उस पर हमने पूरा उस 350 टिपर सैंड हमने उसके अंदर स्टॉक कर लिया था, हो ताकि अगले 4 महीने हम चला सके। सैंड चला सके उसको। बराबर। और कॉर्नर लोकेशन था, तो दोनों बाजू हेवी ट्रैफिक है। एक साइड में एक बहुत बड़ा नाला जाता है, बराबर। तो स्टैकिंग के लिए ऐसा कोई सेपरेट प्रीमाइसेस भी नहीं था। कंस्ट्रक्शन का साइज भी बड़ा था, पर मजा आया वो काम करने में। बहुत सारी यस, जब दिक्कतें, जितनी मुश्किल आती है उतनी मतलब हर दिन मजेदार कोई था। नया प्रॉब्लम खड़ा रहता था, चैलेंजिंग वर्क था। बराबर बराबर। दूसरा, कोई भी कंस्ट्रक्शन में स्टील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। हाँ, तो स्टील सिलेक्ट करते वक्त आप हाँ, कोई भी कंस्ट्रक्शन में क्या चीजें क्या देखते हो, क्या क्वालिटी चेक देखते हो, क्या पैरामीटर्स देखते हो, और जब आप सोचते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये लेना चाहिए हमें? अभी रिसेंटली हमें ना टेस्टेड या टीएमटी स्टील जब से आया है मार्केट में, बराबर। तो कंपलसरी टीएमटी स्टील ही खरीदते हैं, जो भी हमारे पास सुपरविजन के लिए काम आते हैं, बराबर या फिर बराबर। कॉन्ट्रैक्ट के भी अगर होंगे। तो नॉन ब्रांडेड स्टील आज तक कभी यूज नहीं किया है वाह वाह। पिछले
29 साल में। बराबर। कभी कभार क्लाइंट का बंगलो छोटा होता है, बजट कम होता है। कुछ ऐसे भी दुकानें जहाँ पे रीरोल किया हुआ स्टील, नॉन स्टैंडर्ड साइज, नॉन स्टैंडर्ड डायमीटर, नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वेट पर रनिंग मीटर अवेलेबल हो जाता है कम प्राइस में। तो ओनर को जैसा टाइम रहता है वो 2-4 जगह रेट चेक करते हैं पर क्विंटल क्या रेट चल रहा है। तो उनको वो लगता है कि यार यहाँ पे कुछ 200 रुपये क्विंटल से सस्ता मिल रहा है, तो क्यों ना ये यूज कर लिया जाए। या फिर मिक्स वैरायटी भी अवेलेबल होती है मार्केट में, जिसमें कुछ बार 10 मीटर के हो गए, कुछ 11 मीटर, कुछ 11.5, ऐसा सब अलग अलग लेंथ के बार क्लब करके भारी बनती है। तो वो 200-300 रुपये पर क्विंटल लेस मिलता है ब्रांडेड स्टील। बराबर। आज तक हमने बहुत लोगों को कन्विंस किया है कि वो स्टील किस तरीके से बनता है। उसके बजाय अगर हम रेगुलर 13 मीटर लेंथ वाला टेस्टेड और TMT स्टील लेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा। बराबर। बहुत बार हमने खुद देखा है कि वो कम रेट वाला स्टील ओवरवेट आता है। बराबर। मतलब जिस स्लैब में आपको कुछ 6 क्विंटल स्टील लगना है तो वहाँ पे वो 6.5 लग जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवर से जाता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बार 10 mm है क्या 12 mm है, इतना भी ओवर से जाता है। इतना भी ओवर से जाता है। तो ये सब चीज़ें हम क्लाइंट को समझाते हैं कि आपको वो कुल मिला के वो हिसाब नहीं सूट करेगा। तो सबको हम कन्विंस करते आए कि आप ब्रांडेड 13 मीटर स्टील वाले यूज कीजिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट में भी हम काम करते हैं तो उसमें भी हमने आज तक हमेशा ब्रांडेड स्टील ही यूज किया है। क्या बात। तो आइकॉन स्टील का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने कभी आइकॉन स्टील यूज किया इससे पहले? और बहुत जगह यूज किया है। यहाँ पे जो डीलर है हमारे नितिन चौहान, हमारे बचपन के दोस्त है। सर्विस नेटवर्क भी उनका बहुत अच्छा है। तो घर का ही एजेंसी है मतलब हमारा। तो उनकी सर्विस बोलो या आइकॉन स्टील के बारे में, जैसे अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की, उसके बारे में कुछ बताइए। सेटिस्फैक्टरी लिमिट बहुत अच्छा है। वेरी गुड। सो ये थे इंजीनियर नरेंद्र पटेल सर। और मैंने जैसे शुरू में कहा कि 25-30 साल का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है और कुछ मिनटों में ऐसा सब वो जर्नी बताना सच में मुश्किल है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स उन्होंने उसमें कहे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने कहा आने वाले जो बच्चे, आने वाले जो जूनियर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे किसी बिल्डिंग को जाते वक्त सब माले कवर करके अपने को एंड तक जाना पड़ता है, वो लिफ्ट भी जाती है तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसको कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आप अच्छा क्वालिटी काम करिए, इस फील्ड में बहुत अच्छा सक्सेस आप पा सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए बिल्ड आइकॉन में, आपने इतनी अच्छी हमारे साथ बातें की और आने वाले समय में आप अच्छे आपसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट बने, यही मेरी तरफ से और आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।